आज की कहानी का शीर्षक है मांगलिक बहू। स्कूल की मीटिंग खत्म होते ही मैंने टैक्सी ली और घर की ओर भागी। पता नहीं क्यों आज मेरी बहू निकिता और मेरे बेटे साहिल ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि शाम के 6 बजे तक घर आ जाऊं। मैंने बहुत बार पूछा भी कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, पर वो बस एक ही बात कहते रहे, अभी नहीं, शाम को पता चलेगा, पर आप वादा करो जल्दी आ जाओगी। वैसे मैं कभी कभी दोनों को घर में अकेले रहने का मौका भी देती हूँ। उन दोनों की याद आते ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। 5 साल हो गए थे शादी को, पर अभी भी नए जोड़े जैसे दिखते थे। दोनों साथ ऑफिस जाते, साथ वापस आते। फिर निकिता रसोई में मेरा हाथ बटाने आ जाती तो पीछे पीछे मेरा बेटा साहिल भी यह कहते हुए आ जाता कि मम्मी जाओ, आप आराम करो, थक गई होंगी। वो मुझे कभी भी रसोई के बाहर निकाल देते हुए ये कहता कि अब हम दोनों रसोई संभाल लेंगे, आप जाकर अपने पोते के साथ खेलो। बेचारा कब से अपनी दादी को याद कर रहा है। मैं समझती थी कि सब कुछ, कि दोनों की गुटरगू में मेरा कोई काम नहीं। यही सोचकर मैं अपने पोते अंशुल के पास चली जाती तो वो मुझे देखकर मुझसे लिपट जाता। ट्रैफिक जाम की वजह से टैक्सी रुक गई थी, पर मेरी यादें नहीं रुकी थीं। मुझे आज भी उस दिन की तस्वीर साफ नजर आती है, जब साहिल की 25वीं जन्मदिन पर मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटा खूब उन्नति कर अपनी नौकरी में, जिंदगी में खूब आगे बढ़ना, लंबी उम्र मिले मेरे बेटे को। तो उसने अपना सर मेरे गोद में रखते हुए कहा था, माँ क्या आशीर्वाद सच होते हैं? मैंने प्यार से कहा था, हाँ बेटे, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद न मिले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और माँ का आशीर्वाद बच्चे को हर मुश्किल से बचाता है। साहिल ने पूछा था, आपका आशीष भी मुझे हर मुश्किल से बचाएगा ना? मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था, जरूर बेटा, और आपने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी ही क्यों? साहिल ने झिझकते हुए कहा था, माँ मैं आज अपने जन्मदिन पर आपसे कुछ मांगता हूँ। मैंने बड़े आश्चर्य से उसे देखा। साहिल बहुत ही शांत और होनहार बच्चा था। उसने न कभी कोई जिद की, न कभी कोई चीज़ मुझसे मांगी। बचपन से ही अपना काम खुद करता, मेरी मदद करता, और पढ़ाई में भी अव्वल था। अब उसकी पढ़ाई समाप्त होते ही उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसने मुझे चुप देखकर कहा, माँ मैंने अब तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं कोई गलत मांग नहीं रखूंगा। मैंने उत्तर दिया था, मुझे पता है बेटा, बचपन में तो कभी नहीं मांगा, अब मेरा कमाऊ बेटे को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई माँ से, यही सोच रही हूँ। साहिल ने मेरे हाथ को पकड़ते हुए धीरे से कहा था, माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वैसे तो मुझे साहिल के जैसे शांत स्वभाव के लड़के से ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो किसी लड़की को आंख उठाकर भी देखता। ऐसी ऐसी उम्मीद मुझे उससे नहीं थी, पर दिल ने कहा जरूर कोई खास लड़की होगी जिसने साहिल को उसकी ओर झुकने को मजबूर कर दिया है। पर शायद और आगे बढ़ने से पहले वह मेरी इजाज़त लेना चाहता था। इसलिए मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, चल अच्छा हुआ तूने खुद अपने मन की लड़की को चुन लिया और मेरी टेंशन कम कर दी। पर साहिल इतने जवाब से चुप रहा। उसके माथे पर उभरी सलवटें साफ बता रही थी कि समस्या जरूर है। मैंने ये सोचकर काँप गई कि कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जिससे मेरा बेटा बड़ा चिंतित है। मैंने उसके हाथों को सहलाते हुए धीरे से पूछा, क्या बात है साहिल? पर उसने जवाब में एक बार मेरी तरफ देखा और अपने नाखून कुतरने लगा। इसका मतलब था कि कोई गंभीर समस्या है। मैंने चिंतित होकर पूछा, तो क्या वो हमारे खानदान से नहीं है? साहिल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं माँ, वो हमारे खानदान की है, बहुत खूबसूरत और होशियार है। कल ही उसका रिजल्ट आया है, फर्स्ट क्लास मिला है बीए में। मैंने आश्वस्त होकर कहा, तो फिर क्या दिक्कत है? उसके घर वाले नहीं मान रहे? मुझे ले चल, मैं बात करूंगी, वो जरूर मान जाएंगे। साहिल ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, उसके घर वालों को तो अभी पता भी नहीं है। मुझे अब उसकी ये बातें आंख मिचोली अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने अपना धीरज खोते हुए कहा, देख बेटा, मेरी जान मत सुखा, सीधी तरह बता क्या बात है, क्या वो लड़की तुझे पसंद नहीं करती? साहिल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं माँ, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और कहते ही शर्म से नीचे गर्दन झुका ली। अब मैं थोड़ी झुंझरा कर बोली, ये नहीं वो नहीं, बेटा पहेलियाँ मत बुझा, साफ साफ बता प्रॉब्लम क्या है। साहिल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, माँ वो मांगलिक है। मैं चुप थी। वो मांगलिक है पर साहिल नहीं, और मांगलिक किसी और से शादी नहीं कर सकते, वरना उनके जीवन साथी के प्राणों पर संशय हो सकता है। पर साहिल उससे प्यार करता है और इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। और मेरी बात कहो तो मैं खुद भी इन बातों को नहीं मानती, या यूं कहूँ कभी ऐसे हालात नहीं बने जो इस विषय पर सोचने को मजबूर करें। साहिल मुझे चुप देखकर घबराया हुआ कह रहा था, माँ मैं जानता हूँ कि आप ये सब नहीं मानती, मैं निकिता के बिना नहीं जी सकता माँ, प्लीज़ माँ। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बस माँ, आप निकिता और उसके घर वालों को बताना कि मैं भी मांगलिक हूँ। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वो मेरी जन्म कुंडली बना देंगे। क्या निकिता को पता है कि तू मांगलिक नहीं है? नहीं माँ, अगर उसे पता चल गया तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। उसी ने कहा है कि अपनी कुंडली का पता करवाओ, कि अगर तुम मांगलिक नहीं हुए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोच सकती। लेकिन बेटा, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना माँ, इसीलिए तो मेरा कुछ भी अमंगल हो वो ऐसा नहीं चाहती। और आप तो ये बातें नहीं मानती ना माँ। उसकी आंखों में आशा की झलक थी। मैंने उससे हाँ में हाँ कहूँगी, पर मैं बुरी तरह से संशय में घिर चुकी थी।
हाँ, मैं शायद नहीं मानती, पर ये मेरे इकलौते बेटे की ज़िंदगी का सवाल था। मैं कैसे उसे दाँव पर लगा सकती थी? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, बेटे ये तो हमारे संस्कार हैं। साहिल ने मेरी बात बीच में काट दी। नहीं माँ, ये हमारे संस्कार नहीं, कुसंस्कार हैं, अंधविश्वास है। आपने ही मुझे सिखाया था ना माँ। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं जानती हूँ ये सब बातें गलत हैं, पंडितों के बनाए हुए धर्म के नाम पर गलत चीज़ें हैं, पर मैं अपने बेटे को ही कैसे। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पर माँ, आप ही तो कहती हैं ना कि समाज के बनाए गलत नियमों को, रीति रिवाजों को तोड़ने की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है। आपने ही मुझे सरोजिनी नायडू की कहानी सुनाई थी ना, कि कैसे वो अपनी जाति प्रथा को गलत साबित करने के लिए खुद ब्राह्मण होते हुए भी उस समय नीची जाति मानी जाने वाले नायडू से शादी की थी। मैं बस इतना ही बोल पाई थी, बेटा मुझे थोड़ा सा वक्त दे सोचने के लिए। एक हफ्ता गुजर गया था, पर मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। अगर कोई दूसरी समस्या होती तो शायद मैं अब तक उसे सुलझा लेती, पर यह तो ज़िंदगी का सौदा था। आज मैं समझ रही थी कि भले ही हम बड़ी बड़ी बातें करें, आधुनिक बनने की, कुसंस्कारों अंधविश्वासों को त्यागने की, बड़े बड़े भाषण झाड़कर महान बनने का नाटक करें, पर जब हम अब भी वहीं अटके हुए हैं जहाँ हमारी नानी दादी थीं। कुछ भी नहीं बदला था। स्कूल में बच्चों को कितनी ज्ञान भरी बातें सिखाती थी, और खुद वही पुरातन पंथी बनी हुई थी। इसी उधेड़-बुन में एक हफ्ता निकल गया। मैं जानती थी कि मेरे साहिल को मेरे फैसले का इंतजार था। जब भी मैं उसके सामने आती, वह बड़ी आस भरी निगाह से मुझे देखता और व्यस्त होने का बहाना करके मैं निकल जाती। मेरा स्कूल घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मुझे अक्सर लौटने में देर हो जाती थी। ज़्यादातर दिन साहिल मेरे से पहले ही ऑफिस से घर लौट आता था और मेरे लिए मेरी पसंदीदा लस्सी बनाकर रखता। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो घर में एक नए मेहमान को पाया। साहिल ने उससे मेरा परिचय कराते हुए कहा, माँ ये निकिता है। उस प्यारी सी लड़की ने झट से मेरे पाँव छू लिए और बड़ी ही मीठी आवाज़ में बोली, आंटी आप बैठो, मैं आपके लिए लस्सी लाती हूँ। मैं अवाक सी उसे देख रही थी। मुझे गर्व हुआ अपने बेटे की पसंद पर। कितनी खूबसूरत, कितनी सभ्य, कितनी प्यारी। मेरे बेटे को यह परी कहाँ से मिल गई। मैं अपनी भावनाओं में खोई हुई थी। तभी उसकी आवाज़ सुनाई दी, आंटी आपको भूख लगी होगी, मैंने आपके लिए उपमा बनाया है, आप पहले खा लें, तब तक मैं आपके लिए लस्सी बनाती हूँ। लग रहा था मैं उस घर में मेहमान हूँ और वो मेज़बान। मैंने चुपचाप उपमा खाया और फिर स्वादिष्ट लस्सी ली। मैं समझ चुकी थी, मेरा बेटा मुझे मेरे मन में घुमड़ते भंवर से निकालने में मदद कर रहा है। उसे अपनी पसंद पर पूरा विश्वास है और अपने माँ के दिल को भी जानता है, इसलिए निकिता को घर लेकर आया है। हम तीनों ने कई घंटे साथ बिताए। उसके बाद मुझे निर्णय लेने में एक क्षण भी नहीं लगा। मेरे बेटे ने जो हीरा चुना था, उसे मैं खोना नहीं चाहती थी। मैंने देखा वो घर जाने की आज्ञा मांग रही थी। मैंने आशीर्वाद देते हुए कहा, साहिल बेटा इसे घर छोड़ाओ, और निकिता बेटा आपके पापा का नंबर मुझे देना। मुझे अब आपके हाथ की लस्सी और उपमा रोज चाहिए। ड्राइवर की बातों से मैं अपने ख्याल में लौट आई। दीदी जी आपका घर आ गया। मैं जैसे ही घर में घुसी, अचानक ढेर सारी रंग बिरंगी बत्तियां जल उठीं और पूरे घर में हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ लहराने लगी। मैंने देखा साहिल, निकिता और उनके सारे दोस्त मौजूद थे। अभी याद आया आज मेरा जन्मदिन था। मैं अवाक सी देख रही थी। सारे घर को उन्होंने कितनी खूबसूरती से सजाया था। निकिता आगे आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जन्मदिन मुबारक हो मम्मी जी। पार्टी खत्म हो चुकी थी तो जैसे सपने के एक दौर से गुजर रही थी। एक सुंदर सुहाना सा सपना। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी किसी के लिए इतना महत्व रखती हूँ, कोई मेरा भी जन्मदिन याद रखेगा। साहिल ने बताया ये सारे इंतजाम निक्की ने किए हैं। मैं दिल से तो बहुत खुश थी, पर झूठ-मूठ निक्की को डांटते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी इतनी मेहनत करने की। निक्की ने प्यार से मेरे गले में हाथ की बाहें डालते हुए कहा, मेरी माँ ने जो मुझे उपहार दिया है उसका तो मैं कभी मोल भी नहीं चुका सकती। बस आपके लिए इस शुभ दिन पर मेरी तरफ से आपको ये छोटा सा उपहार। मैंने देखा उसके हाथ में मेरी मनपसंद रिस्ट वॉच थी, जिसे खरीदने का जिक्र मैं कई दिनों से कर रही थी, पर समय का अभाव होने के कारण नहीं ले पा रही थी। उसने मेरे हाथों में घड़ी पहनाकर मेरे पैर छुए और भर्राए स्वर में बोली, मम्मी जी बस यही आशीर्वाद देना, हम सब यूं ही हर घड़ी साथ रहें। मैंने उसे गले से लगा लिया और दिल में बस यही ख्याल आया, जिसके शुभ कदम घर में मंगल ही मंगल करें, वो क्या मांगलिक हो सकती है। शायद हमें मांगलिक का सही अर्थ ही नहीं समझ आया। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी कहानी और सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।